हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक, तो एक डिफरेंट तरह के कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने नाम दिया था नर्वस सिस्टम। ठीक, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। तो जब हमने वहां पर न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात किया तो वहां पर देखा आपने किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम, किस तरीके से हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, कैसे हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को वेरी फाइनली वो रेगुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि किस तरीके से हमारे बॉडी के कुछ केमिकल्स, जिनको हम अभी हॉर्मोन्स बोलेंगे, किस तरीके से वो केमिकल्स हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं। तो जैसे हमने जब न्यूरॉन्स के थ्रू अपने बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कराया था, तो उस रेगुलेशन को, उस कोऑर्डिनेशन को हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन नाम दिया था। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो केमिकल्स के थ्रू जो हम कोऑर्डिनेशन कराएंगे अपने बॉडी के फंक्शंस को, उस फंक्शन को, उस सिस्टम को हम नाम देंगे यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए यहाँ पर हमें अपने बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। अब बात आती है कि हमारा ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो हमें पता है कोई भी सिस्टम कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की, तो इस एंडोक्राइन सिस्टम को बनाने के लिए भी हमारे बॉडी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, और वो जो कंपोनेंट हैं, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं, कंस्टिट्यूएंट हैं, उन कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे बच्चे यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हमारे बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही हम अपने बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे थ्रू केमिकल्स, और उस केमिकल को हम बोलेंगे हार्मोन। अब बात आती है कि जब हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन, हमारा जो नर्वस सिस्टम था, वो हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको पहले ही बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट कर रहा है, बहुत फास्ट कंडक्शन है, सारी चीजें आपने देखा, बहुत हाईली रेस्पॉन्सिव सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम। फिर हमारे इस एंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत है, ये एंडोक्राइन सिस्टम कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्प करने वाला है, या फिर किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है। तो इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन की बात करते हैं। ठीक, हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन के एक पर्टिकुलर रीजन से आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन जो है ब्रेन का, वहां से एक पर्टिकुलर न्यूरॉन को ओरिजिनेट कराया और एक पर्टिकुलर हमारे ऑर्गन में ले जाकर उसको इनर्वेट कर दिया। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पर। ठीक, इसकी वजह से, इस न्यूरॉन्स की वजह से हम एक बहुत ही प्रिसाइज काम कर पा रहे हैं। वो कैसा काम है, वो ये हम कर पा रहे हैं कि हमारे ब्रेन की एक पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन से जो इंपल्स जनरेट हो रही है, वो हम एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पर भेज सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जैक्ट ऑर्गन, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को अपने बॉडी को डिलीवर कर सकते हैं उस मैसेज को, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूरल कंडक्शन है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ही फास्ट होता है। फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि मैंने आपको इंपल्स कंडक्शन के बारे में, इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, कैसे न्यूरॉन के अंदर या फिर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में कैसे इंपल्स को कंडक्ट कराया जाता है, वो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। और वहां हमने देखा कि ये जो कंडक्शन है बहुत ही फास्ट है। और फास्ट होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, वो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, कि ब्रेन के एक पर्टिकुलर पॉइंट से बॉडी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक हम एक पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन यहाँ पर करा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे अपने एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, जब हार्मोन्स की बात करेंगे, जब केमिकल्स की बात करेंगे, तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बच्चे, वो पूरी बॉडी में फैले हुए। देखो, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट बोल देते हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन इतना स्पेसिफिक आप अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम कौन बनाता है? एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम स्टमक, इंटेस्टाइन निकाल लेते हैं अपना, लेकिन ऐसा हम इस एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि एंडोक्राइन सिस्टम एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आपके सिचुएटेड है। ये पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड है, पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिस्टम आपका ये। ठीक है, इनके कंपोनेंट्स।
तो हम जब अपने एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, वो कुछ केमिकल्स बनाती हैं, जिन केमिकल्स को आप बोलोगे यहाँ पर हॉर्मोन्स। इन हॉर्मोन्स के बारे में आपको बताऊंगा भी, इन हॉर्मोन्स होते क्या हैं, किस तरह के केमिकल को हार्मोन बोलोगे, ठीक है, क्या स्पेसिफिसिटी होती है इन हॉर्मोन्स की, काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। लेकिन हम एक समराइज में पहले बात करेंगे कि आखिर होने वाला क्या है इस पूरे चैप्टर में। तो ये आपका जो ये जो हमारी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होगा, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगी ये ग्लैंड, इनका काम ही है हार्मोन्स बनाना, केमिकल्स को बनाना। और ये जो केमिकल्स, जिन केमिकल्स को आप हार्मोन्स बोल रहे हैं, ये हार्मोन्स जब यहाँ पर बनेंगे इस एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, उन हार्मोन्स को, उन केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं। देखिए ब्लड में रिलीज कर दिया उन्होंने, और इसीलिए तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि हमने बताया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कहते ही उसको हैं वो ग्लैंड जो कि अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दे, उन्हीं ग्लैंड्स को ही आप एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हो, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते ही उसे हैं जो कि डायरेक्टली अपना जो सिक्रीशन है वो डक्ट्स के थ्रू रिलीज करें, डक्ट के थ्रू रिलीज करें, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या करेंगे, अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देंगे। और ये जो ब्लड है, ये ब्लड इस हार्मोन को यहाँ से उठाएगा, और हार्मोन्स को यहाँ से उठाने के बाद कहाँ लेकर जाएगा, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को लेकर जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्लैंड के अंदर बना, रिलीज किया, अब ये ब्लड वेसल क्या करेंगे बच्चे, हमारे एक पर्टिकुलर डिस्टेंट ऑर्गन तक पहुंचा दिए गए, और ये ब्लड वेसल जहां जहां जाएगी, ये ब्लड वेसल जहां जहां जाएगी, इस हार्मोन को वहां वहां लेकर जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। और ले जाने के बाद क्या होता है, हमें पता है कि हमारे ब्लड वेसल से, हमारे ब्लड वेसल के अंदर कोई भी चीज जो रखी हुई है, चाहे वो हार्मोन है, चाहे वो आपका न्यूट्रिएंट है, चाहे गैस है, चाहे कोई भी चीज है, उन हर एक सबस्टेंस का जो एक्सचेंज है वो हमेशा कैपिलरीज के लेवल पर होता है। डिस्कस किया हुआ हमने पहले, कैपिलरीज के लेवल पर होगा, ठीक है। और पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया कि आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन, फिर वो वेन, फिर आगे चल के वेना कवा में खुल जाती है सारी वेन्स आपकी, तो वेना कवा फिर हार्ट को सप्लाई करेगा। तो ये जो कैपिलरीज हैं, जब ये ब्लड इस हार्मोन को लेकर इस कैपिलरी के लेवल पर आएगा, तो ये आपके हार्मोन्स यहाँ से बाहर आ गए, ये देखिए बाहर आ गए, टिश्यू में आ गए। और टिश्यू में जब ये हार्मोन आ जाएंगे, तो टिश्यू में आने के बाद ये हार्मोन्स कहाँ बाइंड करेंगे बच्चे, ये हर एक सेल पर, ये जो सेल है बच्चे, हर एक सेल की जो मेम्ब्रेन है, इन सेल की मेम्ब्रेन पर इन केमिकल्स जिनको आप हार्मोन्स बोल रहे हैं, इन केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स बोल रहे हैं, यहाँ पर इन केमिकल्स के लिए इन सेल्स की सरफेस पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इन सेल्स की सरफेस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये जो केमिकल, ये जो हार्मोन्स हैं, ये इसी रिसेप्टर पर आकर बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद ये अपना फंक्शन शो करेंगे। सेल जो है हमारी, जो सेल है, सेल उस केमिकल के रेस्पॉन्ड में खुद रेस्पॉन्ड करेगी, एक पर्टिकुलर इसके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे, वो सारे चेंजेस यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, कि हार्मोन्स कैसे बाइंड होते हैं, कितने तरीके से बाइंड होते हैं, कैसे काम कराते हैं, कौन सा हार्मोन क्या काम कराएगा, कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम में और अपने एंडोक्राइन सिस्टम में, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसे अलग है दोनों एक दूसरे से, इन दोनों का जो काम है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरह से अलग है एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने देखा बच्चे कि इस एंडोक्राइन ग्लैंड ने अपना सिक्रेशन इस ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया, और जब ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया, तो क्या ये कुछ ऐसा है क्या आप यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट काम कर सकते हो क्या, कि एक ग्लैंड से निकले और एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जाए बस, और कहीं ना जाए, ऐसा कर सकते हैं क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी तार के थ्रू चीजें नहीं पहुंचा रहे, जैसे कि अपने यहाँ पर किया था हमने, वो ब्रेन के एक पर्टिकुलर रीजन से बॉडी के एक पर्टिकुलर रीजन तक पहुंचा दिए, तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होने वाला, यहाँ पर जो है ये वाइड स्प्रेड एक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये ब्लड जहां जहां जाएगा, ये ब्लड जहां जहां जाएगा वहां वहां इस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा, वहां वहां इस हार्मोन को लेकर जाएगा। तो एक तरह से, इस तरह से हमारा सिस्टम अलग हो गया कि नर्वस सिस्टम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन हो, यहाँ पर वाइड स्प्रेड कोऑर्डिनेशन हो। जब इनकी काम करने की एफिशिएंसी की बात आती है कि कौन कितना फास्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपसे कि एक न्यूरॉन्स के थ्रू काम होने वाला आपके नर्वस सिस्टम है, और न्यूरॉन्स के अंदर जो इंपल्स का कंडक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है जैसे कि
बिजली की जो तार है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उन इलेक्ट्रिक वायर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स का कंडक्शन होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करोगे आप, तो यहाँ पर एक बिजली की तार के ऐसे काम नहीं चल रहा है, बल्कि आप इसको बकायदे पाइप में डाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो, वो चीज पानी में घुलेगी, ब्लड में घुलेगी, घुल के फिर आगे जा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो काम है, इसकी जो कंडक्शन का जो रेट है, वो हमारे न्यूरल कंडक्शन से स्लो होगा। ठीक है, तो इसका रेस्पॉन्स होगा स्लो होगा, इसका रेस्पॉन्स फास्ट होगा, ये पॉइंट टू पॉइंट होगा, ये वाइड स्प्रेड होगा हमारा एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा बच्चे कि क्या होता है कि कोई भी जो न्यूरॉन है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक न्यूरॉन ले लिया हमने यहाँ पर ऐसे, ये इसकी नर्व एंडिंग हो गई, और यहीं से देखिए मैंने दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट कर दिया, ये देखिए ये इसकी नर्व एंडिंग हो गई यहाँ पर। ठीक, तो ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के अंदर इंपल्स ट्रांसफर होती है, जब इसके एंड पर पहुंचती है तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर दूसरे वाले जो हमारी न्यूरॉन है उनके जो डेंड्राइट्स है वहां पर आकर बाइंड होते हैं, उनके बाइंड होने की वजह से फिर ये इंपल्स आगे वाली न्यूरॉन में आगे ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसा कुछ होता है हमारा, और इसको हम सिनेप्स बोलते हैं, सब कुछ डिस्कस किया हमने। और इस सिनेप्स, ये जो गैप है, इस गैप में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, इस गैप में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं, ये जो केमिकल, ये भी केमिकल ही है, ये भी केमिकल्स हैं, लेकिन ये केमिकल कभी आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते, ये यहीं बनते हैं, यहीं पर रह जाते हैं, ठीक। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, इस गैप के अंदर, इसको आप साइनेप्स बोलते हैं बच्चे, इस साइनेप्स के अंदर ही इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वो भी विद इन मिली सेकेंड्स, बहुत कम ड्यूरेशन में, बहुत कम समय में, तुरंत जैसे ही रिलीज होते हैं, बाइंड करते हैं, काम चल रहा है, आगे पहुंचा, तुरंत इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जैसे अगर आप बात करते हो एसिटिल कोलिन की बात करते हो, जो आप एसिटिल कोलिन की बात करोगे जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर साइनेप्स में पहले से ही एक एंजाइम पड़ा हुआ है, जिस एंजाइम को बोलते हैं एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज। एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज वो क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा मतलब ये जो इंपल्स आगे आई थी, काम तो बहुत फास्ट कराया, पहुंचा तो बहुत तेजी से, लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर इसका जो इफेक्ट है वो वैनिश हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जब आप बात करोगे अपने एंडोक्राइन सिस्टम की, जब आप बात करते हो, तो एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं बच्चे। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल है हमारी, ये कैपिलरी के लेवल पर आकर क्या किया हमने, रिलीज कर दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ से केमिकल रिलीज कर दी कैपिलरीज के लेवल पर हमने, और रिलीज करने के बाद यहाँ पर रिलीज करने के बाद ये केमिकल जो है इन सेल पर जाकर बाइंड करेंगे, अपना एक्शन शो करेंगे, ठीक। उसके बाद इन केमिकल्स को जिनको आपने हॉर्मोन्स बोला है, इन केमिकल्स को यहाँ से उठाकर हम लेकर जाते हैं अपने लीवर में, किडनी में, ठीक है, और वहां पर जाकर इनको डिग्रेड किया जाता है, ठीक। हमारे उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर ये हमारे जो केमिकल्स हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, इनको उन डिस्टेंट ऑर्गन में ले जाकर डिग्रेड किया जाएगा, किडनी में, लीवर में, वहां पर जो एंजाइम्स हैं हमारे, वो एंजाइम इनको डिग्रेड करेंगे, और डिग्रेड करने के बाद इन्हें हम बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि ये केमिकल्स, ये जो हॉर्मोन्स हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के कंपेयर में पहुंचते तो थोड़ी देरी से हैं, ठीक है, रेस्पॉन्स तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन लॉन्ग लिव्ड होगा, लंबे समय तक आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, बल्कि यहां पर पहुंचेंगे तो तेजी से, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन जल्दी ही काम खत्म हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड एक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने थोड़ा कंपेयर कर लिया, मेजर कंपेरिजन, और बाकी जब आप अपने नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक। यानी हमें समझ में आ गया कहीं ना कहीं बच्चे कि अपने हमें बॉडी के फंक्शन को अगर रेगुलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो उस कोऑर्डिनेशन के लिए हमें जितनी ज़रूरत अपने नर्वस सिस्टम की है, उतनी ही ज़रूरत हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की है, और ये दोनों मिलके, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब ये हमारा नर्वस सिस्टम का क्या काम है इसमें, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। अब एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है, ये कैसे हेल्प कर रहा है, ये कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है, तो फिर और अच्छे से हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीजें लिख लेते हैं पहले कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, दे आर इंटीग्रेटिव सिस्टम, ठीक है, और ये दोनों मिलकर दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है,
ठीक है, अलग अलग जो हमारे बॉडी में चल रहे केमिकल रिएक्शन है उनको रेगुलेट कर रहा है। जब हम बात करते हैं अपने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में, जब हम कंपेयर करते हैं तो अभी हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो यहाँ पर रैपिड रेस्पॉन्स होगा एग्जैक्ट लोकेशन पर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर। शॉर्ट लिव्ड एक्शन होगा, ठीक है, पहुंचेगा तो बहुत तेजी से लेकिन थोड़े समय में उनका काम समाप्त हो जाएगा। जब हम बात करेंगे अपने एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन की तो ये स्लो रेस्पॉन्स है एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। देखा क्यों, हमने डिस्कस कर लिया। वाइड स्प्रेड लोकेशन, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ठीक है, वाइड स्प्रेड है और लॉन्ग लिव्ड होगा। सिस्टम के बारे में बच्चे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस, लीवर, लंग्स, किडनी, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारा जो है हार्ट हो गया। तो ये हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनमें से कुछ जो ग्लैंड है बच्चे उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड और कुछ को हम बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम जब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड के हमारी बॉडी में एक लोकेशन दे रखी है कि ये हमारी थायराइड ग्लैंड होगी। थाइमस को एक हमारे हाइपोथैलेमस की एक लोकेशन है कि एक फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट है वो। वैसे जब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तो पूरी हमारी ओवरऑल पूरी कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ऐसी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रेजेंट है और उनका काम ही है आपके हार्मोन्स को सिक्रेट करना, उनको आप बोलते हो कि ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। वहीं जब हम बात करते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, तो इनमें हम उन ग्लैंड्स को रखते हैं जिनका ओवरऑल फंक्शन हार्मोन को सिक्रेट करना नहीं है, बल्कि उन ग्लैंड्स के अंदर, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर कहीं कहीं कुछ सेल्स हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट कर रही है। तो उसकी वो पर्टिकुलर सेल एक एंडोक्राइन सेल की तरह काम कर रही है। वो पूरा का पूरा हमारा जो ऑर्गन है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। जैसे कि अगर हम जब बात करते हैं अपने लीवर की बात करते हैं, हम लंग्स की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम तो पंप करना है, ब्लड को पंप करना है। लेकिन हमारी हार्ट की जब हम आर्टरिया की बात करते हैं तो हमारे हार्ट की आर्टरी में, जो राइट आर्टरी में, वहां पर कुछ हमारी सेल्स पाई जाती है, हमारी मायोकार्डियल सेल्स हैं, वो क्या कर रही है, वो हार्मोन सिक्रेट कर रही है वहां पर। एंटी नाइट्रियोरेटिक फैक्टर एएनएफ एस्क्रेटरी सिस्टम ने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप पूरे हार्ट को तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कह सकते, बल्कि उसके अंदर कुछ हमारी सेल्स हैं जो कि सिक्रेट कर रही हैं हार्मोन्स। तो ऐसे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है, ये लीवर हो गया, लंग, किडनी, इनको हम बोल देते हैं कि हमारे नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड। और वही ये हमारे जो हैं ओवरी हो गए, टेस्टिस हो गए, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, इनको हम बोलते हैं हमारे बॉडी। तो जो अपने हमारे जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके फंक्शन की जब बात आती है तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बच्चे, वो है आपके हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही एक पार्ट है और ब्रेन का पार्ट है तो उसके अंदर क्या होंगे, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, यही सब भरी पड़ी होंगी उनके अंदर। तो इसी हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ हमारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, मतलब कि न्यूरॉन्स ही है, ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं आपके। और ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन हाइपोथैलेमस के अंदर पाई जाती हैं, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, ठीक है, जिन केमिकल्स को हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर। और कुछ और भी केमिकल्स हैं जिनको आप बोलते हो इनहिबिटिंग फैक्टर। ये सारी चीजें मैं आपको जब हाइपोथैलेमस पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कौन से रिलीजिंग फैक्टर हैं, कौन कौन से आपके इनहिबिटिंग फैक्टर हैं। अभी हम ओवरऑल बात समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले। तो इनसे ही जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं, जिनको आप रिलीजिंग फैक्टर बोल रहे हो या फिर जिनको आप इनहिबिटिंग फैक्टर बोल रहे हो, ये केमिकल्स जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए हैं, ये केमिकल्स जाकर एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ठीक है, ये केमिकल्स आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पर जाकर एक्ट करेंगी। और इन जब पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करते हैं तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो सारी चीजें हम जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे।
अभी हम इस पूरे फंक्शन को समराइज कर रहे हैं कि आखिर होने वाला क्या है और कैसे काम कर रहा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इसको और हम अच्छे से समझ पाए इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था ह्यूमन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, तो वहां पर आपने टेस्टिस के बारे में बात की थी, ओवरी के बारे में बात किया था आपने एलएच एफएसएस के बारे में बात किया था, आपने गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में बात किया था। ठीक है, आपने जीएनआरएच के बारे में बात किया था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बात किया था। हमने वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात किया था। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस ने क्या किया, इस हाइपोथैलेमस ने एक केमिकल रिलीज किया, जिस केमिकल को यहां पर आप बोलोगे जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हाइपोथैलेमस ने जो केमिकल रिलीज किया है जीएनआरएच, जो रिलीजिंग फैक्टर एक रिलीज किया है इन्होंने, रिलीजिंग हार्मोन एक रिलीज किया है इन्होंने, ये जाकर ऐड करेगा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अभी आगे आप डिस्कस करोगे, लेकिन यहां पर बता देता हूं कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, मिडिल पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर लो आप। ह्यूमंस के अंदर मिडिल पिट्यूटरी जो होती है एंटीरियर के अंदर ही मर्ज होती है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है बच्चे, इस एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर 5 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, 5 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। लैक्टोट्रोप, गोनाडोट्रोप, सोमैटोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स, ये भी चीजें हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बस एक तरह की सेल के बारे में आप बात समझिए, बस गोनाडोट्रोप्स की बात समझो आप। तो इसके अंदर जो गोनाडोट्रोप सेल पड़ी हुई है उसका क्या होने वाला है। तो हाइपोथैलेमस ने एक केमिकल रिलीज किया जिसको आपने बोला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो जीएनआरएच, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद ये जाकर एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहां पर एक्ट करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में कहां पर, तो मैंने बताया था पहले ही कि जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, इनकी ये एक पर्टिकुलर सेल की सरफेस पे बाइंड करते हैं, उस सेल की सरफेस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर है। तो ये जीएनआरएच आकर बाइंड करेगा हमारी गोनाडोट्रोप्स पे। ठीक है, गोनाडोट्रोप जो सेल्स हैं, ये सेल होती है गोनाडोट्रोप सेल्स है। 5 तरह की सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, उसमें से एक जो सेल है उसको आपने बोला गोनाडोट्रोप। और गोनाडोट्रोप की सरफेस पर जाकर बाइंड करके हमारा कौन, ये हमारा जीएनआरएच। और गोनाडोट्रोप की सरफेस पर जब ये जीएनआरएच जाकर बाइंड करेगा, तो यहाँ पर बाइंड करने के बाद ये जीएनआरएच इस गोनाडोट्रोप से रिलीज करवाता है एलएच और एफएसएच। देखिए एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से रिलीज हो गए, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो गए एलएच और एफएसएच। और ये एलएच और एफएसएच यहां से रिलीज होने के बाद क्या करेंगे, अगर ये आपका मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी। और ये एलएच और एफएसएच जाकर ऐड करेंगे बच्चे टेस्टिस पे। और टेस्टिस पर ऐड करने के बाद क्या होगा वहां पर, वो पहले आप डिस्कस कर चुके हो, जो कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स थी वहां पर, सर्टोली सेल थी, वो सब पहले से आप डिस्कस कर चुके हैं। जब ओवरी है तो ओवरी में फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स पर जाकर ऐड करेंगे, उनकी ग्रोथ कराएंगे, उनसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनवाएंगे, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर क्या हुआ, देखिए अब टेस्टिस पर एलएच और एफएसएच के एक्शन की वजह से यहां से टेस्टोस्टेरोन बना दिया हमने। ठीक है, यहां से हमने क्या बना दिया, टेस्टोस्टेरोन बना दिया। और ये टेस्टोस्टेरोन जो यहां पर बना है टेस्टिस से, अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये जाकर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट पर, अगर मेल की बॉडी है तो मेल की बॉडी को मेल बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही तो रिस्पांसिबल है। और ये हमारी बॉडी की अलग अलग सेल पर इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए रिसेप्टर पड़े हुए हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन वो हमारी बॉडी के अलग अलग सेल के रिसेप्टर पर जाकर एक्ट करेगा और उस पर्टिकुलर सेल के अंदर चेंजेस लाएगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाएगा और सारी चीजें जो हमने डिस्कस कर रखी हैं अपने वहां पे। तो इस तरीके से बच्चे हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो काम करता है। ठीक, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ सकें। जैसे ये जीएनआरएस था, वैसे ही आपकी जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ से कुछ केवल एक ही तरह का केमिकल नहीं रिलीज हो रहा है, कई सारे केमिकल रिलीज कर रहे हैं, कई सारे रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, कई सारे रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं यहाँ से। इसी तरीके से एक रिलीजिंग फैक्टर है आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा।
और जाकर एक्ट करेगा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे। क्यों बार बार एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहे हैं? पोस्टीरियर भी तो है, मिडिल पिट्यूटरी भी तो है, क्यों बार बार एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहे हैं? थोड़ा सा वेट करेंगे, जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तब समझ में आएगा वो सारी चीजें भी। ठीक, तो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है जाकर कहाँ पर आपका एक्ट कर रहा है? आपके ये एक्ट करेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन सी सेल है? जैसे गोनाडोट्रोप्स था, वैसे यहाँ पर थायरोट्रोप भी बताया मैंने। 5 तरह की सेल है, उन 5 तरह की सेल में एक सेल होती है थायरोट्रोप सेल्स पाई जाती है यहाँ पर, थायरोट्रोप्स। और ये जो थायरोट्रोप सेल है यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है जाकर एक्ट करेगा, थायरोट्रोप पर एक्ट करेगा। और थायरोट्रोप्स पर एक्ट करने के बाद क्या करेगा? ये थायरोट्रोप जो कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट है, ये थायरोट्रोप रिलीज करेंगी टीएसएच, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझिए। और ये जो टीएसएच, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ है कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये टीएसएच, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर एक्ट करेगा हमारे थायराइड ग्लैंड पे, ये जाकर एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद थायराइड ग्लैंड से रिलीज होंगे थायरोक्सिन, ठीक है, यहां से रिलीज होगा थायरोक्सिन। और ये जो थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन रिलीज की है, ये थायरोक्सिन यहां से रिलीज कर दिया जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ये देखिए ब्लड स्ट्रीम में आ गई, हमारी ब्लड वेसल के अंदर रिलीज कर दिया इसको। और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने के बाद ये जो थायरोक्सिन है ये पूरी बॉडी में फैलाया जाएगा, ठीक है, ये पूरी बॉडी में फैलेगा। और पूरी बॉडी में जाकर क्या क्या काम करेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में पूरा। लेकिन ये थायरोक्सिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालने के बाद इसको अलग अलग हर एक सेल पर जाएगा। और सेल की सरफेस पे क्या होगा? सेल की सरफेस पर रिसेप्टर होंगे, किसके लिए? थायरोक्सिन के लिए। उस अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, काम करेगा। कहाँ बाइंड करेगा? रिसेप्टर सरफेस पर होंगे कि सेल के अंदर होंगे, न्यूक्लियस पर होंगे, वो सारी चीजें तो हम जब आगे पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चे हमें कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे उनका फंक्शन चल रहा है, कैसे वो काम कर रही है, किस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और इसको समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि सबसे जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे मेन जो स्ट्रक्चर है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, वो है हाइपोथैलेमस। यही हमारी पूरी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको रेगुलेट कर रहा है, उनसे काम करवा रहा है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होते हैं, एक्चुअली होते क्या हैं हार्मोन्स। कई तरह के होते हैं वो अलग बात है, हार्मोन होता क्या है, किस तरह केमिकल को आप हार्मोन बोलोगे। और हार्मोन्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम इंडिविजुअल एक एक करके सारी ग्लैंड पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे, एक एक करके सारी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे हार्मोन्स के बारे में। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स बच्चे हमारे जैसे कि जब आपने नर्वस सिस्टम की बात की तो आपने वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात किया, केमिकल्स के बारे में बात किया। उसी तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं ये हार्मोन्स, जो कि कहां से रिलीज हो रहे हैं? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। स्पेसिफिक क्या है इनका, यूनिक फीचर क्या है इनका? तो जब आप इन हार्मोन्स के बारे में बात करोगे, चाहे वो कोई भी हार्मोन है, अभी हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। हम जब पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो पैराथॉर्मोन के बारे में बात करेंगे। जब आप ओवरी की बात करोगे तो टेस्टोस्टेरोन की बात करोगे, एस्ट्रोजन की बात करोगे वहाँ पर, ठीक है। जब हम बात करेंगे अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम अलग अलग तरह के हार्मोन के बारे में बात करेंगे। हार्ट की बात करोगे तो आर्टेरियो नाइट्रोरेटिक फैक्टर एएनएफ के बारे में बात करोगे। पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे तो इंसुलिन की बात करेंगे, ग्लूकागोन की बात करेंगे। तो ये जितने भी आपकी बॉडी के अलग अलग हार्मोन है, इनका काम तो अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर यूनिक क्या है? तो ये जितने भी केमिकल्स, जितने भी ये हार्मोन्स है बच्चे, ये सारे के सारे जो हार्मोन हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड के और लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो हार्मोन है, सभी हार्मोन्स कैसे होंगे? स्मॉल साइज होंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होंगे आपके, और दे आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स। इनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ये आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये कोई ना कोई फिजियोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे होंगे आपकी बॉडी को, कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे होंगे, कोई फिजियोलॉजिकल चेंज करवा रहे होंगे,
ना कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम है इनका, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला गया कि दे आर स्मॉल साइज लो मोलिकुलर वेट नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स एंड दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। वो मैंने अभी दिखाया आपको, अभी मैंने बताया कि थायराइड जो हमारी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज होगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, जाके हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं उनकी सेल की सरफेस पे जाकर बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद उस सेल से एक पर्टिकुलर फंक्शन करवाएगा। क्या फंक्शन होगा वो तो आप अभी इंडिविजुअली डिस्कस करोगे, ठीक। तो दे आर स्मॉल साइज्ड लो मॉलिक्यूलर वेट नॉन न्यूट्रिटिव, ठीक, इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। अब बात ये क्या है, क्यों बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? ये हार्मोन्स है बच्चे स्मॉल अमाउंट में इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि ये जो आपके हार्मोन का एक एक जो मॉलिक्यूल है वो हाईली एक्टिव है। एक एक मॉलिक्यूल की एक्टिविटी इज वेरी हाई, और एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत कम प्रोड्यूस किए जाते हैं। और सिंपल सी बात है, जो भी सबस्टेंस बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव होता है उसको कम प्रोड्यूस ही किया जाता है। ज्यादा अमाउंट में किसको प्रोड्यूस करना पड़ता है? जिसकी एक्टिविटी स्लो हो, काम कम करे, काम बहुत ज्यादा कर रहा है, कम बनाया जाता है इसलिए, ठीक है। तो क्यों ट्रेस अमाउंट बहुत कम क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी में? बिकॉज ईच मॉलिक्यूल इज हाईली एक्टिव। बिल्कुल सही। और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हार्मोन्स की? तो ये जो हार्मोन है बच्चे बॉडी में कभी भी स्टोर्ड नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। बना, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुआ, जाकर काम किया, डिस्ट्रॉय हुआ, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया गया, कभी स्टोर नहीं करते इनको। लेकिन एक हमारे पास एक्सेप्शन है, एक हार्मोन है जिसको हम बॉडी में स्टोर करते हैं, जो कि हमारा थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन को लगभग बच्चे 3 महीने तक हमारी जो थायराइड फॉलिकल है वो स्टोर करके रखती है। डिस्कस करेंगे अभी कैसे बने हैं, कहाँ स्टोर हो रहे हैं, देखते हैं अभी आगे, ठीक। और ये जो हमारे हार्मोन्स हैं इनके जब हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो इनको यूज करने के बाद इनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको आपको मैंने पहले बताया कि आपकी यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देंगे। डिग्रेड कहाँ करेंगे? वही हमारे लीवर किडनी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको डिग्रेड करेंगे और बॉडी के बाहर उनको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो आफ्टर यूज देयर वेस्ट मटेरियल, जो हार्मोन्स हैं इनके वेस्ट मटेरियल जो है दे आर सेपरेटेड बाय लीवर एंड किडनी। लीवर और किडनी इनके वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करेगा, और सेपरेट करने के बाद उनको बॉडी के बाहर इजेक्ट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए, अब जब इनके नेचर के बारे में आप बात करोगे तो नेचर के बारे में जब बात करते हैं बोलते हैं हमारे जो हार्मोन्स होते हैं बच्चे ये नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है, स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है। इसको कैसे याद कर सकते हो? वो सिंपल सी बात है, आपकी 12th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पहले जो इंसुलिन है, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने से पहले हम इसको कैटल से ले रहे थे और ह्यूमन में इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी उनका भी जो इंसुलिन है हमारे में भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो इंसुलिन एक हार्मोन है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नहीं है वो, ठीक है। अगर उसने वो बनाया है हार्मोन तो वो सबके अंदर काम करेगा, सबका लगभग सेम होगा वो। तो इसलिए बोला हमने क्या, इट इज नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है। और क्या चीज, दे आर नॉन एंटीजेनिक सबस्टेंस, इनके अंदर एंटीजेनिक सबस्टेंस भी नहीं है, मतलब कि जब इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो बॉडी हमारी एंटीबॉडी भी नहीं बनाएगी, कोई एंटीजेनिसिटी नहीं है, कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर याद हो बच्चे, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कैटल का जो इंसुलिन ह्यूमन को दिया जाता था वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ठीक है, वो एलर्जिक था कुछ लोगों के लिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें नेचुरल इंसुलिन हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है, बायोटेक की हेल्प से हमें क्या करना पड़ा, इंसुलिन बनाना पड़ा। अब ऐसा क्यों है? यहाँ मैं साफ साफ लिख रहा हूँ कि नॉन एंटीजेनिक है, फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे वो जो केमिकल है, वो जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, आपका एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। अभी देखेंगे नेचर के बारे में बात करेंगे, हमारे हार्मोन किसी भी नेचर के हो सकते हैं, पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, वो स्टेरॉइड नेचर का हो सकता है, ठीक। तो नॉन एंटीजेनिक यहाँ पर क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि वो जो इंसुलिन है, उस इंसुलिन के साथ उसकी जो चेन है, उसके साथ जो इम्प्योरिटीज हैं वो उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ना कि वो इंसुलिन, ठीक है। तो दे आर नॉन एंटीजेनिक सबस्टेंस एंड द रिएक्शन इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्टिकुलर हार्मोन ने एक पर्टिकुलर सेल पे जाकर बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद इस सेल के अंदर अगर इस हार्मोन की वजह से ए बी में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर ये बी ए में कन्वर्ट नहीं होगा। हरी बात समझ में? अब ये क्यों बताना चाह रहे हैं यहाँ पर हम, इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रिवर्सिबिलिटी से हमें क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं बच्चे एक और आपने कुछ एक और केमिकल के बारे में आपने डिस्कस किया है, जिस केमिकल को हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की तो आपने
वहाँ पर आपने कई सारे एंजाइम के बारे में बात की, आपने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम के बारे में बात की, आपने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम के बारे में बात की। तो हमने कई सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और वो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो कहीं ना कहीं इस हार्मोन के जैसा ही तो काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक, एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, यही तो एंजाइम का भी काम होता है बच्चे। लेकिन वो जो एंजाइम है वो इस हार्मोन से कैसे अलग है? अगर आप इनमें डिफरेंस देखोगे ना तो डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर का डिफरेंस दिखाई देगा। वहां पर आपको शायद अगर याद हो, कुछ नहीं होगा तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जरूर याद होगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट तो जरूर याद होगा आपको, और CO2 के ट्रांसपोर्ट मैंने आपको समझाया था वहां पर CO2 plus H2O gives, वेरी गुड, H2CO3, और उसके बाद H2CO3 क्या होता है, वो टूट जाता है दोबारा से इसके अंदर CO2 plus H2 में, वेरी गुड, है ना? तो ये जो कन्वर्जन है ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये रिवर्सिबल हो गया, यानी हमारे एंजाइम जो है वो भी कुछ ऐसे ही कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर ही है, वो भी हमारे इस हार्मोन के जैसे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, हार्मोन कभी यूटिलाइज नहीं होगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, वो उसका पार्ट नहीं होगा, उस रिएक्शन का, उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता कभी। ये हमारा हार्मोन जो है ना, वो जो आपका सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो उस प्रोडक्ट का कभी पार्ट नहीं होता, ये केवल उस रिएक्शन का पार्ट है, रिएक्शन को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन आपका, ना कि हमारे इस प्रोडक्ट का वो पार्ट होता है, नहीं होता है, हमारे एंजाइम के जैसा ही है इसमें ये। लेकिन डिफरेंस कहां पर है, रिवर्सिबिलिटी। हमारे एंजाइम का जो काम है वो रिवर्सिबल भी होता है, लेकिन इसका काम कभी रिवर्सिबल नहीं होगा। और क्या डिफरेंस है अगर आप देखना चाहो एंजाइम और हार्मोन के बीच में बच्चे, तो अभी मैंने बताया हमारे जो ये हार्मोन्स हैं ये वैरायटीज ऑफ नेचर के हो सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, पेप्टाइड नेचर का भी हार्मोन बताऊंगा, स्टेरॉइड नेचर का भी हार्मोन बताऊंगा मैं आपको, अमाइन डेरिवेटिव बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो अपने एंजाइम्स की बात करते हो, तो एंजाइम जो है वो एक्सक्लूसिवली प्रोटीन होते हैं, वो अलग अलग नेचर के नहीं होते। एंजाइम आपको प्रोटीन नेचर का ही मिलेगा। एक था आरएनए एक्टिंग एज एन एंजाइम, राइबोज एंजाइम, ठीक है, वो जो मैंने आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताया था, पेप्टाइड फॉर्मेशन के बारे में बताया था, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था, पेप्टाइड ट्रांसफरेज के बारे में बताया था, वो बोला था कि राइबो एंजाइम यहाँ पर आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ठीक। लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए, जो कि एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे जो हमारे एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे अपने हार्मोन की बात करोगे तो ऐसा नहीं है, हर एक हार्मोन प्रोटीन नेचर का नहीं होता है, हार्मोन कई सारे नेचर के हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, स्टेरॉइड नेचर हो सकता है उसका, ठीक। तो ये कुछ हमारे डिफरेंस हैं एंजाइम और हार्मोन्स में। बच्चे हमारे जो हार्मोन्स हैं उनका जो केमिकल नेचर है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकते हैं, वो स्टेरॉइड नेचर हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो यहीं पर मैंने कुछ अलग अलग तरह के जो नेचर के आपके हार्मोन्स हैं उनको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। जब हम बात करते हैं अपने अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की, तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव किसे बोलते हैं, तो वो हार्मोन जिसके अंदर अमाइनो एसिड के नंबर 10 से कम हो, लेस देन 10, जब लेस देन 10 अमाइनो एसिड होंगे तो बोलोगे आपकी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है वो। ऐसे कौन कौन से हार्मोन हैं, तो थायरोक्सिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, नॉरएड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, तो ये सब आपके जो हैं बच्चे ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। फिर हम बोलते हैं सॉल्ट पेप्टाइड। सॉल्ट पेप्टाइड में कौन आते हैं, वो हार्मोन जिनके अंदर अमाइनो एसिड के नंबर क्या हो, 30 से कम हो, 10 से जाता है लेकिन 30 से कम है, लेस देन 30। तो ऐसे जो हार्मोन है उनको आप बोलोगे वो सॉल्ट पेप्टाइड वाले, जैसे कि आपका ईडीएच हो गया, एंटी डायबिटिक हार्मोन, उसको आप वैसोप्रेसिन बोलते हो, ऑक्सीटोसिन हो गया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, तो ये सारे जो आपके ये सॉल्ट पेप्टाइड वाले होते हैं। फिर हमारे इसमें आते हैं लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड मतलब जिसके अंदर अमाइनो एसिड के नंबर 30 से ज्यादा हो, तो उनको आप बोलोगे कि ये सॉल्ट लॉन्ग पेप्टाइड हो गया, जैसे कि आपका पैराथायरॉइड हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, थायरोकैल्सिटोनिन हो गया, तो ये सारे आपके लॉन्ग पेप्टाइड हो गए। वैसे आपके कुछ हैं हार्मोन जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, प्योर प्रोटीन नहीं बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हैं, जैसे कि आपका TSH हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, तो ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। फिर हमारे स्टेरॉइड आते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव आते हैं, स्टेरॉइड्स। तो इस स्टेरॉइड में कौन कौन है आपके, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो मैंने इतने सारे हार्मोन्स लिखे हैं ये तो एक एक कर आप पढ़ोगे अभी कि कौन सा हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हमारे थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमने ये समझ लिया बच्चे कि जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका जो केमिकल नेचर है वो वैराइटीज ऑफ केमिकल नेचर के हो सकते हैं, वो हमने देख लिया। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी क्या करती है, हमारी एनसीईआरटी जितने भी ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, शॉर्ट पेप्टाइड हैं, लॉन्ग पेप्टाइड हैं, ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन है, इनको बोल देती है ये सब पेप्टाइड वाले हार्मोन हो गए, प्रोटीन नेचर के हार्मोन हो गए, क्या हो जाएंगे सभी प्रोटीन नेचर के हार्मोन बोल देंगे आप इसको, ठीक है। और ये आपका स्टेरॉइड
अलग ही कर दिया हम लोगों ने। तो ये दो मेन कैटेगरी हमारी एनसीईआरटी बना देती है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी लिखा उन्होंने, एपिनेफ्रिन डाल दिया उसमें, एड्रेनलिन बोलो या फिर एपिनेफ्रिन बोलो, एक ही बात है। ठीक, उन्होंने आपकी जो थायरोक्सिन है उसको आइडोथायरोलिन ग्रुप में डाला, ये पेप्टाइड हार्मोन ही है आइडोथायरोल।